क्या शहरों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जैसे कचरे के ढेर या टूटी हुई सड़कें, इनका हल सिर्फ सरकार के पास है या उसका एक बड़ा हिस्सा खुद हमारे हाथों में है? हाँ, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर राष्ट्रीय या राज्य स्तर की सरकारों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो सरकार हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालती है, उस पर हमारा ध्यान कम ही जाता है। बिल्कुल। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जो भारत में शहरी स्थानीय शासन की परतें खोलते हैं, और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये व्यवस्था आखिर काम कैसे करती है और इसमें एक आम नागरिक की जगह कहाँ है। सही बात है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इन दस्तावेजों में शासन के एक पिरामिड की तस्वीर उभरती है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और सबसे नीचे मतलब लोगों के सबसे करीब स्थानीय सरकार। हाँ। और इसी स्थानीय सरकार की एक शाखा है शहरी शासन। और देखिए, यहीं पर जमीनी लोकतंत्र या जिसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, वो आइडिया सामने आता है। इन नोट्स के मुताबिक इसका जो मूल सिद्धांत है वो है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा। मतलब आसान भाषा में कहें तो सारी शक्ति दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठे कुछ लोगों के हाथ में न हो, बल्कि स्थानीय समुदायों को दी जाए। बिल्कुल, ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें। पर ये इतना सीधा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि शहरों का ढांचा तो गांवों के मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल होता है। सही कहा, बहुत ज्यादा विविध, अलग अलग समुदाय, अलग अलग आर्थिक वर्ग, इसलिए जाहिर है कि यहाँ की शासन व्यवस्था भी ज्यादा पेचीदा होगी। तो इसी जटिल व्यवस्था को चलाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय या अर्बन लोकल बॉडीज बनाए गए हैं। ये हैं क्या असल में? इन दस्तावेजों में लिखा है कि शहरों को वार्ड जैसी छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है और हर वार्ड की अपनी कमेटी होती है। तो ये वार्ड कमेटी मेरे लिए क्या करती है? देखिए, वार्ड कमेटी को आप अपने और बड़े प्रशासन के बीच का एक पुल समझ सकती हैं। ये जमीनी स्तर पर बहुत अहम काम करती हैं। जैसे इन नोट्स में कुछ उदाहरण हैं। ये कमेटियां अपने मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगा सकती हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कोई जागरूकता अभियान चला सकती हैं। अच्छा, मतलब सामुदायिक स्तर के काम। पर क्या इनका काम सिर्फ यहीं तक सीमित है, सिर्फ अभियान चलाने तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका एक बहुत बड़ा काम है निगरानी करना। निगरानी? हाँ, ये अपने इलाके की छोटी मोटी गड़बड़ियों पर नजर रखती हैं, जैसे कहीं पानी का पाइप लीक हो रहा है या नाली जाम हो गई है या सड़क खराब है। ओके। और इसकी जानकारी वो सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाती हैं। ये एक तरह से सिस्टम की आंख और कान है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हुआ। इन निकायों के काम का दायरा कितना बड़ा है? काफी बड़ा। अगर आप इन दस्तावेजों में दी गई सूची देखें तो पता चलता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी लगभग हर सार्वजनिक सुविधा इन्हीं के जिम्मे है। हर सुविधा? लगभग हर। बुनियादी ढांचे की देखभाल जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ तक कि शमशान घाट और कब्रिस्तानों का रखरखाव तक। और कचरा, वो तो आज के शहरों की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, कचरा इकट्ठा करना और उसका निपटान वो भी इनकी ही जिम्मेदारी है। और सिर्फ सुविधाएं ही नहीं, पैसे का भी मामला है। स्थानीय टैक्स वसूलना भी तो इन्हीं के काम में आता होगा। बिल्कुल। और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करना, यहाँ तक कि अपने इलाके के आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाने में भी इनकी कुछ भूमिका होती है। लेकिन इन दस्तावेजों में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। एक मिनट, दो तरफा प्रक्रिया? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हकीकत में होता है? मतलब हम टैक्स देते हैं, वो काम करते हैं, इसमें हमारी और क्या भूमिका हो सकती है? यहीं पर सहभागी लोकतंत्र यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया आता है। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ टैक्स देने और वोट डालने से कहीं आगे की बात है। अच्छा? इसका मतलब है कि ये निकाय तभी ठीक से काम कर पाएंगे जब शहर में रहने वाले लोग भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसका कोई ठोस उदाहरण है इन दस्तावेजों में? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे अगर लोग कचरे को गीले और सूखे में अलग अलग करने के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें, तो सोचिए कचरा प्रबंधन का पूरा सिस्टम कितना ज्यादा प्रभावी और सस्ता हो जाएगा। सही बात है। या सोचिए अगर सड़क पर पानी लीक होता दिखे और कोई नागरिक फौरन उसकी तस्वीर खींचकर संबंधित ऐप पर डाल दे या फोन कर दे, तो रोज हजारों लीटर कीमती पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। ये छोटी छोटी हरकतें मिलकर वाकई बड़ा फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुझे लग रहा था कि ये व्यवस्था आजादी के बाद बनी होगी,
लेकिन इन दस्तावेजों में एक तथ्य ने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? इसमें लिखा है कि भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास कॉरपोरेशन है। हाँ, जिसे अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कहते हैं। और इसकी स्थापना की तारीख तो और भी हैरान करने वाली है, 29 सितंबर 1688। एक सेकंड, 1688, मतलब 300 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो मुगल काल का समय था, औरंगजेब का शासन था। मैं तो सोच रहा था कि ये कोई आजादी के बाद की व्यवस्था होगी। ये तो पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, बदल देता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय शहर में स्थानीय सरकार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इन नोट्स से पता चलता है कि इसकी वजह लोकतंत्र नहीं बल्कि व्यापार और प्रशासन था। अच्छा, मतलब कंट्रोल। हाँ, कंपनी को शहर को व्यवस्थित रखने, टैक्स वसूलने और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए एक औपचारिक निकाय की जरूरत थी। लोकतंत्र वाला पहलू तो इसमें बहुत बाद में धीरे धीरे जुड़ा। और फिर 1865 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना, जो आज बृहन मुंबई नगर निगम या बीएमसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, तो क्या मुंबई और मान लीजिए मनाली में एक ही सिस्टम काम करता है? ये तो बहुत अलग अलग जगह हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस सिस्टम की खूबी है। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि इसे आबादी के हिसाब से बांटा गया है। अच्छा, आबादी के हिसाब से? हाँ, ताकि हर जगह की जरूरतें पूरी हो सकें। सोचिए, एक ऐसी जगह जो अभी अभी गांव से शहर बन रही है, एक ट्रांजिशन वाला इलाका, वहां के लिए है नगर पंचायत। नगर पंचायत, ठीक है, ये तो समझ आया। छोटे कस्बों के लिए? और बड़े शहरों का क्या? फिर आते हैं मंझले शहर, जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम है। ज्यादातर जिला मुख्यालय ऐसे ही होते हैं। वहां आपको नगर परिषद मिलेगी, जिसे नगर पालिका भी कहते हैं। और फिर आते हैं हमारे महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। हाँ, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले इन बड़े शहरों के लिए होता है सबसे बड़ा स्तर, नगर निगम या महानगर निगम। इनकी जिम्मेदारियां और बजट दोनों ही बहुत बड़े होते हैं। इन निकायों की सेवाओं को समझने के लिए इन नोट्स में इंदौर नगर निगम का उदाहरण दिया गया है, जो बहुत सटीक लगता है। हाँ, सूची देखें तो पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल जमा करने से लेकर व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने, कचरा प्रबंधन और यहाँ तक कि अनुरोध पर पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और मोबाइल टॉयलेट जैसी आपातकालीन सेवाएं भी देते हैं। मतलब एक शहर को चलाने वाली पूरी मशीनरी है ये। बिल्कुल। और इंदौर की बात आई है तो ये कैसे भूल सकते हैं कि उसे लगातार 7 सालों तक भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला है। हाँ, और ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब नागरिक और स्थानीय निकाय मिलकर काम करते हैं तो क्या नतीजा हो सकता है। तो क्या इन दस्तावेजों में इंदौर की सफलता के पीछे का कोई राज बताया गया है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इंदौर की सफलता के पीछे ठोस कदम थे, जैसे कचरा अलग करने के लिए नागरिकों को ट्रेनिंग देना, हर मोहल्ले में सफाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, जहां लोग सीधे शिकायतें पोस्ट कर सकें, और सबसे बढ़कर सबसे साफ वार्ड को इनाम देना। तो एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया। बिल्कुल, ये भागीदारी को एक आदत बनाने के तरीके हैं, सिर्फ एक नारा नहीं। ये सहभागी लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो हमारे पास नगर निगम हैं, परिषद हैं, नियम कानून हैं, लेकिन ये सब सुनने में बहुत बड़े और दूर के लगते हैं। क्या इन दस्तावेजों से इस बात पर कोई रोशनी पड़ती है कि एक आम इंसान इस सिस्टम से कैसे जुड़ता है? क्या वाकई कोई फर्क है कि कोई मुंबई में रह रहा है या किसी छोटे से गांव में? इसी पर इन नोट्स में एक कमाल की बातचीत है 2 लोगों के बीच, अनीता जो शहर में रहती है और समीर जो गांव में रहता है। अच्छा। समीर अपने गांव की बात करता है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, मिलकर त्योहार मनाते हैं और गांव से जुड़े फैसले भी साथ बैठकर लेते हैं। एक मजबूत सामुदायिक भावना। हाँ, वहीं अनीता शहर का जिक्र करती है, जो बहुत व्यस्त है, भीड़-भाड़ वाला है और लोग अक्सर इतने मशगूल होते हैं कि अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। ये तो एक आम शहरी अनुभव है। हाँ, लेकिन फिर अनीता एक ऐसी कहानी सुनाती है जो शहर की पूरी तस्वीर बदल देती है। क्या हुआ?
वो बताती है कि भारी बारिश के बाद जब उसके शहर में एक घर गिर गया तो दर्जनों अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मलबा हटाने और लोगों को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। वाह! इससे पता चलता है कि शहर में समुदाय की भावना खत्म नहीं हुई है, बस उसके प्रकट होने का तरीका अलग है। वो संकट के समय सामने आती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ। तो ये सिर्फ शासन के बारे में नहीं बल्कि समुदाय के बारे में भी है। और उनकी बातचीत से शासन का फर्क भी साफ होता है। समीर बताता है कि उसके गांव में पंचायत व्यवस्था है जहां भागीदारी बहुत सीधी और सरल है। वो एक उदाहरण देता है कि कैसे कुछ बच्चों ने देखा कि एक बिजली का तार खतरनाक तरीके से एक छत के पास लटक रहा है। हाँ, ये तो किसी भी शहर या गांव में हो सकता है। लेकिन आगे जो हुआ वो दिलचस्प है। उन बच्चों ने ग्राम सभा के एक सदस्य को इसकी शिकायत की और समझाया कि बिजली का खंभा थोड़ा हटा देना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। और उनका काम हो भी गया। बच्चों की बात सुन ली गई। मैंने तो वयस्कों की शिकायतें सालों तक अनसुनी होते देखी हैं। ये वाकई दिखाता है कि जब सिस्टम लोगों के करीब होता है तो उसकी जवाबदेही कितनी बढ़ जाती है। यही जमीनी लोकतंत्र की असली ताकत है। शहर में व्यवस्था भले ही ज्यादा औपचारिक और जटिल है, जहां आपको शायद किसी ऐप पर शिकायत करनी पड़े या किसी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े, लेकिन जैसा अनीता कहती है, मूल विचार वही है। हर किसी की आवाज मायने रखती है। गांव हो या शहर, लोकतंत्र का असली मतलब यही है कि आम इंसान की आवाज सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? एक बात तो साफ है कि शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों में जमीनी लोकतंत्र की नींव हैं। वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, सफाई से लेकर पानी और सड़कों तक। हमने ये भी समझा कि उनका ढांचा शहर की आबादी के हिसाब से बदलता है, छोटी नगर पंचायत से लेकर विशाल नगर निगम तक। और सबसे जरूरी बात जो इन सभी दस्तावेजों से निकल कर आती है, उनकी सफलता सिर्फ सरकारी अधिकारियों की काबिलियत पर नहीं बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर टिकी है। बिल्कुल, इंदौर का उदाहरण हमें यही सिखाता है। सही बात है कि जब लोग अपने शहर को अपना मानकर उसकी देखभाल करने लगते हैं तो बदलाव संभव है। और इन दस्तावेजों से हमें ये भी पता चलता है कि कैसे एक गांव में बच्चे भी अपनी आवाज उठाकर एक खतरनाक बिजली के खंभे को हटवा सकते हैं। हाँ, वो एक बहुत मजबूत उदाहरण था। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, हमारे इन विशाल और जटिल शहरों में जहां लाखों लोग रहते हैं और जहां नगर निगम के दफ्तर किसी किले की तरह लगते हैं, वहां एक आम नागरिक की आवाज को इन दफ्तरों के अंदर तक पहुंचाने और उस पर अमल करवाने के लिए असल में क्या करना होगा, इस पर सोचने की जरूरत है।